बान और शान मेरे देश के किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं झुमकी बहन आप सबको जोहार करती हूँ और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। बिल्कुल, तो लिए चलते हैं हमारे किसान भाई बहनों को कृषि समाचार की ओर। बिल्कुल, तो किसान भाइयों आपको इंतजार है कृषि समाचार का, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। जी हाँ, नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। किसान भाइयों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पालकोट के किसानों ने कायम की जल प्रबंधन की मिसाल। राज्य के 5 जिलों में चल रहा है सघन गव्य विकास कार्यक्रम। फूलगोभी की आगाद खेती के लिए आगाद प्रभेद ही लगाएं। और अब खबरें विस्तार से। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा बकरा प्रजनन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बकरी पालकों को एक मॉडल इकाई स्थापित करने के लिए 5 बकरी और एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा 50% अनुदान पर दिया जा रहा है। ये योजना झारखंड के सभी जिलों में लागू है। बकरा प्रजनन योजना के अंतर्गत लाभों को 50% अनुदान पर एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा सहित 5 बकरियां दी जाती हैं। इन 6 बकरियों वाले एक इकाई की लागत मूल्य 22,500 रुपये है, जिसमें दवा, टीका, औषधि, खाद्य एवं रख रखाव के आवश्यक सामग्रियों सहित 3 साल के बीमा का खर्च भी शामिल है। लाभुकों को चयन के लिए इस व्यवसाय में पहले से काम करने वाले व्यक्तियों या प्रशिक्षण प्राप्त बकरी पालकों को प्राथमिकता दी जाती है। सघन गव्य विकास कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे झारखंड के 5 जिले रांची, दुमका, देवघर, गोड्डा और गिरिडीह में गव्य विकास निदेशालय, पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े और पठारी क्षेत्रों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा 100% अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित सघन गव्य विकास योजना के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड क्षेत्र से बाहर के अत्यंत पिछड़े और पठारी क्षेत्रों को दूध उत्पादन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन एवं विकास, उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम तथा उत्पादित दूध की बिक्री के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराया जाता है। फूलगोभी की आगाद खेती से बेहतर उपज पाने का सबसे सफल तरीका यह है कि आगाद फूलगोभी के लिए अनुशंसित प्रभेद ही लगाएं। सही किस्म लगाने से जाड़े के दिनों में फूल फटने, बीज और डंठल निकलने की शिकायत नहीं होगी। कृषि विशेषज्ञ का मानना है कि फूलगोभी की आगाद खेती के लिए फूलगोभी के पिछात या मध्य खेती वाले बीज न लगाएं। इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत नहीं मिल पाती। इसलिए फूलगोभी की आगाद खेती करते हैं तो फूलगोभी के आगाद किस्म ही लगाएं। फूलगोभी में सबसे मुख्य समस्या जो हम लोग देखते हैं, एक किस्मों का सही चुनाव। फूलगोभी की किस्में में अगेती, मध्य और पछेती 3 समूह में बांटा गया है। प्रायः देखा जाता है किसान भाई जब बाजार से बीज लेते हैं तो कई बार उनको अगेती मौसम का बीज लेने जाते हैं तो बीच वाले मध्य मौसम की किस्म मिल जाती है। जब भी इस तरह का उलट फेर होता है कि अगेती मौसम में किसान भाई पछेती किस्म की रोपाई कर देते हैं या पछेती किस्म लगाने के समय अगेती किस्म की रोपाई कर देते हैं, तो हरी मिर्च की कुछ ऐसी उन्नत किस्में हैं जिसकी खेती सालों भर की जा सकती है और उसकी उपज भी बहुत अच्छी है। इनमें से प्रमुख हैं काशी अनमोल और पूसा ज्वाला। काशी अनमोल सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी और पूसा ज्वाला अनुसंधान केंद्र पूसा द्वारा विकसित है। राज्य के किसान चाहे तो हरी मिर्च की खेती से सालाना लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अधिक उपज देने वाले मिर्च के उन्नत प्रभेद लगाएं। ऐसे प्रभेद हैं काशी अनमोल और पूसा ज्वाला, जो झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल है। किसान भाइयों, झारखंड में अगर आप की मिर्च की खेती करना है तो जैसे कि एक IIPR वाराणसी के द्वारा जो है सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है, वहाँ से जो है K2 काशी अनमोल 2 करके जो बहुत ही अच्छा मतलब OP वैरायटी जो है, जो अपने से किसान बीज बना करके लगा सकते हैं, या IARI पूसा के द्वारा विकसित पूसा ज्वाला है। तो K2 जो काशी अनमोल 2 है, जिसका कि बीज जो है पलांडो स्थित हमारे अनुसंधान केंद्र में उत्पादन किया जाता है। वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करता है हैंड एक्ट ऑगर। ये हस्तचालित यंत्र है। इसके द्वारा कम समय, कम श्रम और कम लागत में ज़्यादा गड्ढों की खुदाई करके अधिक संख्या में वृक्षारोपण की जा सकती है।
हैंड एक्ट ऑगर उस कृषि उपकरण का नाम है जो वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करता है। यह हस्तचालित उपकरण है जो किसान फलदार फसलों की खेती के लिए बगीचा लगाना चाहते हैं या किसी भी उद्देश्य के लिए अधिक संख्या में एक ही समय वृक्ष लगाना चाहते हैं तो उनके लिए हैंड एक्ट ऑगर बेहतर उपकरण साबित हो सकता है। इसकी संचालन विधि बिल्कुल आसान है और इसकी कीमत मात्र 1500 रुपए है। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। जिला गुमला के पालकोट प्रखंड के कुरुम गांव में एक पहाड़ है। इस पहाड़ के एक जल स्रोत से सालों भर बहता हुआ पानी पहले यूं ही बर्बाद हो जाया करता था, लेकिन अब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास से लगभग 10 गांवों के किसानों ने बर्बाद होते पानी को बांध बनाकर रोका और सैकड़ों एकड़ खेतों के लिए सालों भर सिंचाई की व्यवस्था कर दी। हम लोग पहले नदी जाते थे और नदी के किनारे डोभा खुदाई करते थे और खुदाई करने के बाद वहाँ पर थाली या डुबनी से उसको उलझ कर लाते थे और उसको 1 किलोमीटर दूर से लाते थे और पीते थे। जो बड़ा डेरा में एक झरना है वहाँ से पाइप द्वारा ऊपर खम्हन में आया और वहाँ पर टंकी फिटाया गया। वहाँ पर कोयला बालू पत्थर दे के वहाँ पर सप्लाई हो रहा है और वही नल द्वारा सप्लाई पानी पी रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1800 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2200 रुपये, चावल उत्तम 2250 रुपये से 2400 रुपये, गेहूं 1550 रुपये से 1650 रुपये, चना 4900 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 6500 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4250 रुपये से 4550 रुपये, दाल चना 5700 रुपये से 6000 रुपये, सरसों तेल 10300 रुपये से 10350 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3600 रुपये, आलू 700 रुपये से 750 रुपये और प्याज 1350 रुपये से 1550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें खेती बाड़ी से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां आपको उपलब्ध हुई, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी का भाव भी पता चल गया। बहुत जरूरी है वो भी, है बिल्कुल झुमकी भाई। लेकिन और भी हमारे कार्यक्रम में और भी जानकारी का पिटारा है, लेकिन हम जानकारी का पिटारा खोलेंगे किसान भाइयों इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं,
जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो विचार क्या है गंद्रू भाई आज? बिल्कुल, विचार हमारा नेक है। किसान भाइयों को इंतजार है कि भाई जानकारी का पिटारा कब खुलेगा, लेकिन हम जानकारी का पिटारा खोलेंगे किसान भाइयों, लेकिन हमें चलना होगा गांव की ओर। बिल्कुल, कारू दादा और मंगरा दादा के पास। तो चलिए आप भी हमारे साथ। चलिए। बढ़िया लेकिन लगा है ना? हाँ एकदम, ये देखिए ना सब सारा एकदम हंसते खेलते थोड़ा ये जो लगा है फसल, इसको थोड़ा देख रहे हैं सरसों को। सरसों लगाए हैं, इधर गेहूं इधर सरसों लगा हुआ है, इधर चना भी लगा हुआ है, लेकिन चना बड़ा बढ़िया नहीं है। अरे क्या करिएगा, वही सब तो थोड़ा चिंता है, वही सब देखभाल कर रहे हैं। जिसमें आप लोग आते हैं तो कुछ चीज हम लोग जान जाते हैं, वो जानने के बाद ये सब जो गड़बड़ है उसको सुधारते हैं, अच्छा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो कहते हैं कि भाई गड़बड़ को सुधारने में ही क्या तरक्की बिल्कुल सही कहा। सुधरा को क्या सुधारिएगा? वही इसलिए तो हम लोग भी आते हैं ताकि आपको जानकारी हम दे सके और साथ ही साथ हमारे किसान भाई बहन भी जानकारी ले सके कृषि से संबंधित। जानकारी की बात ये तो चलिए हम किसान भाइयों को आज फसल संबंधी एक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। क्यों? बिल्कुल, शुभ काम और देरी। तो चलिए देखते हैं। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे। अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें
खेत पर ना रखें। अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। बहुत बढ़िया ना। अभी हम बढ़िया से बूझ गए कि खाली फसल लगाने से नहीं होता है, उसके साथ साथ उससे जुड़ा हुआ जितना भी काम है ना, सब पर ध्यान देना होता है, सावधानी भी बरतना होता है। और सावधानी बरतने के साथ साथ जागरूक भी होना होता है किसान भाइयों, क्योंकि आज खेती गृहस्थी के में नए नए शोध हो रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए तौर तरीके आ रहे हैं। उसी में एक नया चीज हमको सुनने के लिए मिला है, वो है स्वीप विधि से स्वीप विधि से गेहूं की खेती और उसकी झारखंड में क्या संभावना है। हाँ दादा, ये तो बता रहा था हमको, वही समय से हमको लगा कि स्वीप विधि से गेहूं का जो खेती होता है। हाँ हाँ, तो हम लोग तो देखिए थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा देखते हैं, उसके बाद अमल में लाते हैं। लेकिन अभी इसका बारे में बढ़िया से जानकारी हम लोग को लेने का है। लेकिन एक ठो को दिक्कत महसूस हो रहा है। क्या? ये सुई से खेत कैसे कोड़ाएगा? अरे सुई नहीं बाबा, सुई विधि। अच्छा, सुई विधि। हाँ, तो यही लग रहा है, आप बता दीजिए। तो क्या है विधि में? भाई तो चलिए हम किसान भाइयों को भी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं कि स्वीप विधि द्वारा झारखंड में गेहूं की खेती की क्या संभावना है। जी हाँ, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी। तो आइए जानकारी लेते हैं। ऐसे किसान भाई जो कि गेहूं की खेती करते हैं, उनके लिए एक बेहतर तकनीक के साथ मैं आज मौजूद हूं, जो है स्वीप विधि। स्वीप विधि से जो किसान भाई गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं या फिर जो कर रहे हैं, उनके लिए और बेहतर और विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, जो कि कनीय वैज्ञानिक हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। आइए सबसे पहले जान लें कि स्वीप विधि है क्या। स्वीप विधि जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको हम श्री विधि कहते हैं, धान में होता है, उसी तरह उसकी सफलता के बाद इसको कई फसलों में इस तरह की विधियों को इस्तेमाल किया गया, जैसे मड़ुआ, गन्ना, गेहूं, ताकि उससे भी अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। गेहूं में खासकर इस विधि द्वारा जो किया गया, उसमें पाया गया कि इसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है तथा कम लागत भी लगती है। तो इस विधि को जो हम गेहूं में थोड़ा सा उसके मेथड में चेंज करते हुए उत्पादन को बढ़ाते हैं, इसी को हम स्वीप विधि कहते हैं। किस तरह के बदलाव लाते हैं, और यदि आपने बुआई रोपाई कर ली है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे डॉक्टर साहब? जो किसान भाई स्वीप विधि द्वारा खेती करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि भूमि का चुनाव करें। जहाँ साधारण गेहूं की जड़
8 से 10 सेंटीमीटर तक जाती है। सुई विधि में गेहूं की जड़ 18 से 20 सेंटीमीटर तक जाती है। और जड़ का ही प्रमुख जो विकास होता है, चाहे वो श्री विधि में हो चाहे सुई विधि में हो, जड़ के विकास को असल में हम इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, सब विधि जो भी है ये सब, क्योंकि इसमें हम जड़ के विकास को ध्यान देते हैं। जितना ज़्यादा जड़ का विकास होगा उतना ज़्यादा पौधे में से कल्ले फूटेंगे और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। इसलिए किसान भाइयों को सबसे पहले चाहिए कि वो अच्छी भूमि का चयन करें, जो मिट्टी भुरभुरी हो, हाँ, जिसमें जड़ का अच्छी तरह से विकास हो सके। साथ में किसान भाइयों को जब ज़मीन की वो तैयारी कर रहे हो तो अगर सुई विधि द्वारा उनको करना है तो इस मेथड में किसान भाइयों को चाहिए कि वो डीप प्लोइंग जरूर करवाएं, ताकि जड़ अंदर से 18 से 20 सेंटीमीटर तक जा सके और डीप प्लोइंग करवाने के बाद ही उस खेत में सुई विधि द्वारा गेहूं का उत्पादन करें। डॉक्टर साहब, इसके साथ आप हमें ये भी बता दें कि खरपतवार नियंत्रण या इसकी जो सिंचाई होगी वो किस तरह से होगी? सबसे पहले हम इसके सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर किसान भाई जहां साधारण विधि द्वारा अगर गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें उनको 125 केजी प्रति हेक्टेयर सीड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर सुई विधि द्वारा किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें किसान भाइयों को 25 किलोग्राम सीड की ज़रूरत पड़ेगी प्रति हेक्टेयर की बुआई के लिए। ये जो 25 किलोग्राम सीड है, किसान भाइयों को चाहिए कि इस सीड को सबसे पहले वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक 50 लीटर करीब पानी ले ले, उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें। 60 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब इतना हुआ कि किसान भाई उसको हल्का सा छू के देख ले। अगर वो हल्का हाथ सहने लायक पानी हो तो इसका मतलब वो 60 डिग्री तक गर्म हो गया है। उस पानी में गेहूं के सीड को डुबा दें। जो बीज पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई दें, यानी वो डैमेज्ड हैं और वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं, उनको छान के उस बीज को हटा के फेंक दें, तथा जो बीज डूबे रह जाएं उनको आधा घंटा तक उस गर्म पानी में छोड़ दें। आधे घंटे के बाद किसान भाइयों को चाहिए कि उस बीज को निकाल लें तथा 2 से 3 लीटर गौमूत्र तथा 500 ग्राम गुड़ तथा 1 से 1.5 किलोग्राम आपको वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों मिला के उसमें करीब 6 से 8 घंटे तक उस बीज को उसमें छोड़ देना चाहिए। 6 से 8 घंटे के बाद उस बीज को निकालना चाहिए और मॉइस्ट जूट बैग में, जो बोरा किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, उस जूट बैग में रख के उसको अच्छी प्रकार से उस बैग को भिंगा देना चाहिए, ताकि उसमें बीजों में अंकुरण चालू हो जाए। और सुबह रात भर उसको छोड़ देने के बाद सुबह किसान भाइयों को वो बीज लेना चाहिए। उसको बेविस्टीन या वीटाबैक्स से 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से उसको ट्रीट कर लेना चाहिए, तब उसको खेत में ले आना चाहिए लगाने के लिए। किसान भाइयों को चाहिए कि 20 बाई 20 की दूरी पे 20 सेंटीमीटर रो तथा 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए उसके निशान बना लें खेतों में, और वहाँ पे 2-2 बीजों का वो उसमें 2-2 बीज डालें, ताकि अगर कहीं पे जर्मिनेशन ना हो पाए, कहा जाता है कि एक ही बीज डालना चाहिए, लेकिन 2 बीज इसलिए कह रहे हैं हम कि 2 बीज डालने से जहाँ पे अंकुरण नहीं हो पाएगा किसी भी कारण से, तो 2 बीज में से 1 बीज जरूर निकलेगा और किसान भाइयों को उत्पादन में घाटा नहीं होगा। इसके साथ किसान भाइयों को, जैसा कि आपने कहा कि किस प्रकार इसकी सिंचाई तथा खरपतवार नियंत्रण के बारे में ध्यान रखना चाहिए, इसमें जो हम शुरू में ही बताए कि इसका मेथड साधारण गेहूं लगाने की तुलना में इसका मेथड कुछ अलग है। तो इसमें किसान भाई जब इसकी बुआई कर लेते हैं तो बुआई के करीब 15 दिन बाद किसान भाइयों को पहली सिंचाई देनी चाहिए। जहां साधारण गेहूं में हम किसान भाइयों को कहते हैं कि 20 दिन के बाद 20 दिन के अंतराल पे 6 सिंचाई करनी चाहिए, यानी 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन, 100 दिन तथा 120 दिन पे गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। सुई विधि में हम कहते हैं कि किसान भाइयों को 15 दिन, 25 दिन, 35 दिन, 65 दिन, 85 दिन तथा 105 दिन पे 6 सिंचाई किसान भाइयों को करनी चाहिए। किसान भाइयों को खास ख्याल रखना चाहिए कि जब वो 35वें दिन पे नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उस समय पोटास की 15 से 20 केजी मात्रा अलग से किसान भाइयों को उस समय भी छिड़काव करना चाहिए। इससे दाने पुष्ट बनेंगे और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ने सिंचाई, उर्वरक, सभी की जानकारियां बेहतरीन तरीके से आप लोगों को दी है। आशा करती हूँ स्वी विधि को आप आने वाले समय में ज़रूर अपनाएंगे, या जो किसान भाई स्वी विधि द्वारा गेहूं लगा रहे हैं उनके लिए यह जानकारी बेहतर साबित होगी। आशा करती हूँ आप इन्हें ज़रूर अपनाएंगे। अब हम बुझ गए गेहूं का
लगाने का नया तरीका है। हम तो बुड़बक बन और गए। इसमें उत्पादन भी जो है सो ज्यादा होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और जब लगा दिए सुई विधि से तो काका चीज का देखभाल करना चाहिए, ये भी हम बढ़िया से बूझ गए। बिल्कुल हमारे किसान भाई बहन भी जरूर समझ गए होंगे, है ना? बिल्कुल समझ गए। लेकिन हमें भी एक बात समझ में आ रही है झुमकी बहन कि अब हमें विदा लेना है आपको। अपने किसान भाई बहनों से विदा लेने की बहुत जल्दी रहती है हमारे गंदुरे दादा को। लेकिन बारी आपकी है भाई पता बताने की, तो फटाफट पता बताइए हमारे किसान भाई को। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर जरूर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।